चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8 का नाम है डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पैन। इसमें बेसिकली हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी एज वाइज डेवलपमेंट होती है। अब अगर हमने किसी ह्यूमन की डेवलपमेंट पढ़नी है हर स्टेज पे, बचपन से जब से उसका बर्थ हुआ है, इवन उससे पहले भी कंसेप्शन हुआ, फिर बर्थ हुआ, उसके बाद वो कैसे कैसे ग्रो हुआ, कैसे डेवलप हुआ, तो उसके लिए हमें उसको बहुत लंबे समय तक स्टडी करना पड़ता है। तो काफ़ी मुश्किल होती है इस तरह की स्टडी जिसमें हमें किसी का लाइफ स्पैन स्टडी करना पड़े। जो स्टडी कर रहा होता है पर्सन, कई बार वो उस देर तक नहीं रहता है जितनी देर तक वो जिसको स्टडी कर रहा है वो बड़ा होता है। जैसे कोई रिसर्चर है जो खुद अभी अपनी मिडिल एज में है, वो किसी बच्चे को स्टडी कर रहा है जब से उसका कंसेप्शन हुआ है, और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो रिसर्चर हो सकता है बहुत एजड हो जाए, वो उतना ना कर पाए, तो वो स्टडी पास ऑन हो जाती है उसके फॉलोअर्स तक। तो काफ़ी इसमें टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, काफ़ी मुश्किल होती है लाइफ स्पैन की स्टडी करना। तो इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी करना। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज दिस साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पीपल एज दे एज एंड फ्रॉम कंसेप्शन अंटिल डेथ। जैसे जैसे किसी की एज बढ़ती है हम उसको स्टडी करते हैं, और उनकी कंसेप्शन से लेके और उनके बर्थ से पहले जो पीरियड होता है कंसेप्शन का, जो 9 मंथ्स का पूरा पीरियड होता है बर्थ से पहले, और बर्थ के बाद डेथ तक कैसे कैसे वो ग्रो हुए, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, उनकी पर्सनालिटी में उनकी बायोलॉजिकल चेंजेस कैसे आए, उनकी कॉग्निशन में क्या चेंज आए, सोशल इंटरेक्शन में क्या चेंज आए, एक तरीके से ओवरऑल स्टडी करी जाती है। तो इसमें किस तरह के रिसर्च डिज़ाइन यूज होते हैं? सबसे पहले तो इसमें आता है लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन होते हैं जब हम एक पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप को पकड़ लेते हैं और उसको हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टडी करते हैं। तो कोई एक ग्रुप भी हो सकता है, कोई एक पर्सन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पूरा ग्रुप ही हो, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। उसको हम हर एज में उसके ऊपर स्टडी करते हैं कि उस टाइम पे वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है और डेवलप कर रहा है। और ग्रो और डेवलपमेंट दोनों ही अलग अलग वर्ड है। ग्रो करने का मतलब है फिजिकली किस तरह ग्रो कर रहा है, डेवलप होने का मतलब है उसके इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं। दूसरी होती है क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, हम एक ही टाइम पे बहुत सारे एज ग्रुप्स ले लेते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स, और उस एज ग्रुप्स को एक टाइम पे स्टडी करते हैं। हम उनके हर एज पे नहीं जाते हैं। जैसे हमने एक 10 ईयर ओल्ड ले लिया, एक 20 ईयर ओल्ड ले लिया, एक 15 ईयर ओल्ड ले लिया, एक 25, 4 तरीके के एज ग्रुप ले लिए, उन चारों को हम एक टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लेंथ वाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी एज पे नहीं जा रहे हैं, एक पर्सन की एज वाइज नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारी एजेस की एक साथ हो रही है, क्रॉस सेक्शनल। फिर आता है क्रॉस सिक्वेंशियल। क्रॉस सिक्वेंशियल का मतलब है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल दोनों ही मिक्स होते हैं। कि आपने ग्रुप जो लिया है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, अलग अलग एज के लोग हैं, और उनको आप लाइफ लॉन्ग स्टडी कर रहे हो। तो क्रॉस सेक्शनल मतलब अलग अलग एज ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, और लॉन्गिट्यूडनल मतलब आप उसको लाइफ लॉन्ग स्टडी कर रहे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। तो ये तो और ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि इसमें लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, क्रॉस सेक्शनल भी होता है। अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं सबके। लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन का एडवांटेज ये है कि आप इनमें रियल एज रिलेटेड चेंजेस देख सकते हो किसी के अंदर भी, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। डिसएडवांटेज क्या है, इतना लंबा टाइम लगता है इसमें, इतना एफर्ट लगता है, और पार्टिसिपेंट्स की भी डेथ हो जाती है कई बार इस पीरियड में, या फिर जो स्टडी कर रहा है उसकी भी डेथ हो जाती है सम रीज़न की वजह से, नेचुरल भी हो सकती है या जो भी है। और ये भी हो सकता है कि जिसको आप स्टडी कर रहे हो वो कहीं और मूव अवे हो गया, उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, या उसने लूज कर दिया अपना इंटरेस्ट, वो नहीं करवाना चाहता अपने ऊपर रिसर्च। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं लॉन्गिट्यूडनल में। क्रॉस सेक्शनल के एडवांटेजेस क्या है कि क्विक है, थोड़ा सा उससे बेटर है लॉन्गिट्यूडनल से, क्योंकि बहुत सारे एज ग्रुप्स को आपने स्टडी कर लिया है। लेकिन इसमें क्या है कि सारे इंडिविजुअल्स अलग अलग हैं हर एक एज के, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते उनको। एक 12 साल के बच्चे का किस तरह का डेवलपमेंट होगा हम दूसरे 20 साल के बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि उसका भी 12 साल में वही होगा या 12 साल वाले का 20 साल में सेम होगा। तो उस तरीके से हम एकदम जनरलाइज भी नहीं कर सकते हर चीज़ को, सबके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं।
तो यहाँ पे ये इन्होंने चार्ट दिया हुआ है आपको समझाने के लिए। जैसे क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या होता है, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ वेरियस एजेस आर कंपेयर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन डिफरेंट एज रिलेटेड डिफरेंसेस। सो ग्रुप 1 होगा जिसमें 20 साल के पार्टिसिपेंट्स होंगे, 2 होगा 40 ईयर्स के होंगे, 3 होगा 60 ईयर्स के होंगे। उन सब की रिसर्च एक साथ हो रही है 2011 में। लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन किया हुआ, सेम पार्टिसिपेंट होंगे, अलग अलग टाइम पे रिसर्च होगी। जब वो 20 साल के थे तब हुई रिसर्च, वही लोग जब 40 साल के हो गए तब हो गई रिसर्च, जो 20 साल के हुए थे तब वो 1971 में तब उनके ऊपर रिसर्च हुई थी, जब वो लोग 40 ईयर्स के हुए 1991 में तब उनके ऊपर स्टडी हुई, और फिर वही लोग जब 60 ईयर्स के हो गए हैं तो उनकी 2011 में उनके ऊपर स्टडी हुई। तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, सेम लोगों के ऊपर हो रही है जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है। क्रॉस सिक्वेंशियल क्या है, दोनों ही मिक्स है। एक चीज तो क्या है, आपने 2-3 एज ग्रुप्स ले लिए हैं, 20 साल ले लिया, 40 साल ले लिया, 25 साल ले लिया एंड 45 ईयर्स ओल्ड ले लिए, ठीक है, इस तरह से आपने ले लिए। अब इसमें क्या है, पहले आपने इनके ऊपर कब रिसर्च की, जब ये 20 साल और 40 साल के दो ग्रुप हुए थे 2011 में। अब ये दोनों ग्रुप में जब ये 25 साल का हो गया 20 साल वाला और दूसरा वाला 45 ईयर्स का हो गया, तो तब आपने इनकी 2016 में रिसर्च करी। तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल भी आ गया और क्रॉस सेक्शनल भी आ गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है इस तरह की रिसर्च में, जो एज ग्रुप का डिफरेंस होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम आईक्यू कंपेयर नहीं कर सकते अलग अलग लोगों की एज ग्रुप, आपस में कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक एवरेज निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टडी में। फिर आता है नेचर वर्सेस नर्चर, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जब भी ह्यूमन की किसी भी कंस्ट्रक्ट की बात हो रही होती है, इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे पर्सनालिटी की बात हो या उसकी डेवलपमेंट की बात हो, तो ये डिबेट जरूर आती है कि नेचर की वजह से है या नर्चर की वजह से है। तो नेचर क्या कहती है कि हेरिडिटी की वजह से ह्यूमन जो भी है वो हेरिडिटी की वजह से है। नर्चर ये बोलता है कि नहीं, एनवायरनमेंट अच्छा दोगे तो उसकी हेरिडिटी से भी बेटर हो सकता है, वो एनवायरनमेंट खराब दोगे तो उसकी हेरिडिटी से भी बहुत ज्यादा कम होगा। तो इस तरीके से ये नेचर वर्सेस नर्चर की यहाँ पे भी डिबेट चलती है कि किसी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसकी हेरिडिटी का रोल कितना है, उसके एनवायरनमेंट का रोल कितना है। हाउ मच ऑफ अ पर्सन पर्सनालिटी एंड बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय नेचर एंड नर्चर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि कोई अगर हिटलर है, हिटलर जैसा कोई है, तो क्या वो बाय बर्थ ही ऐसा था या उसके एनवायरनमेंट ने उसको ऐसा बना दिया, सिचुएशंस ने ऐसा बना दिया। तो ये डिबेट यहाँ पे भी चलती है। जब इस तरह की डिबेट होती है तो ट्विन स्टडीज की बात आ जाती है, तो ट्विन्स के ऊपर स्टडी किया जाता है जिनकी हेरिडिटी सेम होती है, जिनकी हेरिडिटी अलग होती है। तो ट्विन्स को लिया जाता है जिसमें मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं जो बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं, डाइजाइगोटिक होते हैं जो दिखने में अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से ये स्टडीज पूरी की जाती हैं। all the people and all the people are and all the people become is the product of an interaction between nature and nurture। तो इसका कोई अभी तक रिजल्ट ऐसा आया नहीं है कि नेचर ज्यादा डोमिनेटिंग होती है या नर्चर। बस यही कहा जाता है कि जो भी लोग हैं या वो बनेंगे, वो नेचर नर्चर दोनों के बीच की इंटरेक्शन है, दोनों का ही फर्क पड़ता है, हेरिडिटी का भी और एनवायरनमेंट का भी। और एक इसमें एक नई फील्ड आई है, बिहेवियरल जेनेटिक्स। बिहेवियरल जेनेटिक्स क्या है, रिलेटिवली न्यू फील्ड है इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ बिहेवियर, in which researcher try to determine how much of behavior is the result of genetic inheritance and how much is due to personal experiences। तो जहाँ पे ये नेचर वर्सेस नर्चर की स्टडी बिहेवियर के ऊपर करते हैं कि बिहेवियर से कितना फर्क पड़ता है, तो उसको बिहेवियरल जेनेटिक्स कहते हैं। फिर आते हैं हम अपने ऊपर, हमारे अंदर जो डीएनए है उसकी बात करते हैं। पहले जीन्स की बात हो रही है, जेनेटिक्स से स्टार्ट किया है, तो जीन्स की बात हो रही है। ह्यूमन लाइफ कैसे बनती है, डीएनए की वजह से बनती है। हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो सेल्स के अंदर एक चीज होती है जिनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स या हम उनको डीएनए भी बोल सकते हो। सेल के न्यूक्लियस में मिलते हैं डीएनए या क्रोमोसोम्स, जो एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस होती हैं। क्रोमोसोम में या डीएनए में क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कैसे आपकी पूरी बॉडी तैयार होगी, किस तरह की आईज होंगी, किस कलर के हेयर्स होंगे, किस कलर का स्किन होगा, कितनी हाइट होगी, कितनी आपकी हर बॉडी पार्ट, हर अंदर जो भी आप जैसे भी बने हो उससे रिलेटेड एक
इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है डीएनए, ठीक है। तो इनके ऊपर ही एक चीज होती है जीन्स, वो जीन्स ही है जो पास ऑन होते हैं पेरेंट्स से लेके बच्चों तक। जो हमारे अंदर अपने पेरेंट्स से हमें मिला है वो जीन्स की वजह से मिला है। और क्रोमोसोम क्या करता है, उनको गाइड करता है कि बॉडी को कैसे स्ट्रक्चराइज करना है, कैसे ही ह्यूमन बॉडी बनेगी, ठीक है। तो अभी ये पढ़ लेते हैं। ये आप जो है स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये एक लैडर की तरह है, सीढ़ी की तरह है, जो रस्सी की सीढ़ी होती है। ये इसको ट्विस्टेड लैडर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो इसके बीच में ऐसे लिंक होता है, लेफ्ट टू राइट ऐसे लिंक हो रहा होता है, जो सीढ़ी जैसी वो बनाते हैं। इनको बोलते हैं द रंग्स ऑफ लैडर, रंग्स ऑफ लैडर दैट लिंक द टू स्ट्रैंड्स। तो ये एक स्ट्रैंड जो यहाँ से जा रहा है, एक स्ट्रैंड यहाँ से जा रहा है, इन दोनों को ये जोड़ के रखा हुआ है बीच में, जो रंग्स है। और ये अमाइन के हैं। अमाइन कंटेन जेनेटिक कोड फॉर बिल्डिंग द प्रोटीन्स दैट मेकअप। हमारी बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है और इन्हीं अमाइन के अंदर वो प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम जीन्स बोलते हैं, जो डीएनए को, क्रोमोसोम्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि किस तरीके से बॉडी ऑर्गेनिक लाइफ बनानी है। बॉडी क्या मतलब हर चीज, जितनी भी चीजें हमारे अंदर। सो जेनेटिक्स इज दिस साइंस ऑफ हेरिडिटी। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन्स ट्रांसमिट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स इन्वॉल्व डिफाइनिंग न्यू बेसिक टर्म्स। तो हेरिडिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे जेनेटिक्स। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक बहुत स्पेशल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल होता है, smallest particle of a substance that still has all the properties of the substance. So DNA consists of two very long sugar phosphate strands. तो ये जो साइड में इसके strands दिख रहे हैं आपको, ये जो strands हैं इस तरीके से twisted strands हैं, ये phosphate strands हैं, each linked together by certain chemical elements called amines or bases. तो ये आपस में जो जुड़े हुए हैं बीच में इन चीजों से, इनको हम amines बोलेंगे। Amines are organic structure that contain genetic code. इन्हीं के ऊपर जीन्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, जो कि एक प्रोटीन है जो हमको हमारी ऑर्गेनिक लाइफ को बनाता है। इसी के अंदर हमारी हेरिडिटी होती है, जो भी हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, हेयर कलर, मसल, स्किन, एग्जाम, ये सब चीजें, एंड कंट्रोल लाइफ ऑफ ईच सेल। सो ईच सेक्शन ऑफ डीएनए containing a certain sequence order of these amines is called genes. तो हर सेक्शन में जीन्स हैं डीएनए के, ठीक है। These genes are located on rod shaped structures called chromosomes. तो ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ इस तरह के होते हैं क्रोमोसोम्स दिखने में, इसके ऊपर जीन्स होते हैं, रॉड की तरह होते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल में। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि 23 हमें अपने फादर से मिलते हैं और 23 हमें अपने मदर से मिलते हैं। उसमें से जो पहले 22 पेयर्स होते हैं, ये पेयर्स हैं, मैं पेयर्स की बात कर रही हूँ, तो 23 पेयर्स फादर से मिलते हैं, 23 पेयर्स मदर से मिलते हैं। तो 22 जो होते हैं, 23 में से जो 22 पेयर्स हैं उनको तो ऑटोसोम्स बोलते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी, हमारी शक्ल, ये सब चीजें कैसे बनेगी। जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सेक्स डिसाइड करता है, मेल फीमेल। तो यही वाला जो क्रोमोसोम होता है इसमें एक्स और वाई होते हैं। तो मेल क्रोमोसोम होगा तो एक्स वाई होगा, फीमेल होगा तो एक्स एक्स होगा। तो 23rd क्रोमोसोम है जो हमारा जेंडर डिसाइड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जेनेटिक्स की बात हो गई। अब आगे चलते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन। डोमिनेंट और रिसेसिव जीन क्या होता है, जैसे सपोज किसी एक के मदर के ब्राउन हेयर्स हैं और फादर के ब्लैक हेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे के ब्राउन होंगे कि ब्लैक होंगे वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि जो जीन मदर से मिला है वो डोमिनेंट जीन है कि जो फादर से मिला है वो डोमिनेंट है। दोनों में से जिसका जीन डोमिनेंट होगा वो ही कलर उसके बच्चे के हेयर में आएगा, और दूसरा जीन जो डोमिनेंट नहीं होता उसको हम रिसेसिव कह सकते हैं। तो कहने का मतलब डोमिनेंट कौन है, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, रिसेसिव जो वीक होगा। डोमिनेंट मीन्स स्ट्रांग, रिसेसिव मीन्स वीक। तो जैसे मदर फादर से हमें दोनों से ही जीन्स मिलते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारी मदर से मिलती हैं, कुछ चीजें फादर से। तो जो चीजें हमारी मदर से मिल रही हैं दैट मीन्स वो वाले जीन्स जो हैं वो हमारी मदर के डोमिनेंट थे,
और हमारे फादर के रिसेसिव थे। और जो चीज़ें हमारे फादर से मिल रही हैं वो जीन्स हमारे फादर में डोमिनेंट थे, मदर में रिसेसिव थे। तो ये होता है। सो सम जीन्स आर मोर एक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग द ट्रेड। तो जो ऐसे जीन्स हैं जो हमारे ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस करने में ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, और जो नहीं कर पाते वो रिसेसिव होते हैं। ठीक है। Almost all traits are controlled by more than one pair of genes in a process called polygenic inheritance। अब ऐसा नहीं है कि एक ही जीन है जो आपके पूरे हेयर कलर डिसाइड करता है, इसमें भी बहुत सारे जीन्स लगते हैं, मतलब काफ़ी सारे जीन्स लगेंगे अलग अलग। जीन नंबर 1, जीन नंबर 5, जीन नंबर 6, अगर मैं नंबर्स में एक देखूं तो इसमें बहुत सारे से क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो आप उसमें से ग्रुप बना दोगे कि रोल नंबर 1, 3, 5, 10, 9 ये सब मिलके ये काम करेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे जीन्स होते हैं जो मिलके हेयर कलर डिसाइड करते हैं, कोई एक अकेला जीन नहीं कर सकता। बहुत सारे जीन्स होते हैं जो आई कलर का काम करते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं जो मसल बनाने का काम करते हैं, तो इसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। सिर्फ एक अकेला जीन एक चीज पे काम नहीं कर सकता। तो अगर आईज है तो उसको बनाने के लिए भी बहुत सारे जीन्स चाहिए अलग अलग, और वो सारे जीन्स रिसेसिव होंगे या डोमिनेंट होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपके आई कलर, हेयर कलर ये सब कैसे होगा। अब यहाँ ये क्वेश्चन पूछा है कि सपोज किसी के फादर का फॉर एग्जाम्पल जीन्स फॉर ब्लॉन्ड हेयर एंड रेड हेयर आर रिसेसिव। When a child inherits one of each from her parents, instead of one or the other controlling the child hair color, they may blend. सपोज ब्लॉन्ड हेयर है उसका जीन भी रिसेसिव होता है, रेड हेयर है उसका भी रिसेसिव होता है। सपोज फादर के ब्लॉन्ड हेयर है, ब्लॉन्ड हेयर मीन्स जैसे आपने देखा होगा अमेरिकन वगैरह के ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, और मदर के रेड हेयर है। अब ये दोनों ही रिसेसिव हैं, दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो क्या होगा हेयर कलर दोनों में से किसका होगा? तो इस केस में क्या होगा, दोनों का मिक्स हो जाएगा और बच्चे का हेयर कलर स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड कुछ ऐसा आ जाएगा, रेड और ब्लॉन्ड मिक्स। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि दोनों से ही मैच नहीं कर रहा होता या दोनों का ही मिक्सचर हो जाता है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हमारी करेक्टरिस्टिक्स डिसाइड होते हैं कि हमारे पेरेंट्स के कौन से जीन्स डोमिनेंट है और कौन से रिसेसिव है। और यही जीन्स और क्रोमोसोम्स है जिनकी वजह से हमारे को डिसऑर्डर्स भी कई बार आ जाते हैं। लेकिन डिसऑर्डर्स के केस में उल्टा है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ट्रेट्स में क्या होता है, जो डोमिनेंट जीन होता है वही वाला ट्रेट हमारे अंदर आता है, लेकिन डिसऑर्डर के केस में उल्टा होता है। अगर जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो अगर किसी रिसेसिव जीन ने कैरी किया हुआ है तो वो हमारे अंदर आ जाएगा, डोमिनेंट से नहीं आएगा। ट्रेट के डिसऑर्डर के केस में एकदम उल्टा है। जैसे किस तरह के ट्रेट्स हैं, जैसे सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, टे सैक डिसऑर्डर, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे पेरेंट के अगर रिसेसिव क्रोमोसोम में होंगे, रिसेसिव जीन में होंगे तो वो हमारे अंदर भी आ जाएंगे। अभी किस तरीके से आते हैं अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम आपको समझना पड़ेगा इसको ढंग से समझने के लिए। अब जैसे समझ लो यहाँ पे ये पेरेंट है मदर, मदर का जो रिसेसिव जीन है, रिसेसिव जीन मतलब इन्होंने स्मॉल पी जो लिया हुआ है ये रिसेसिव है, छोटा पी, कैपिटल पी डोमिनेंट है, ठीक है। इसका जो रिसेसिव जीन है इसको PKU जीन है, ये PKU मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया वाली डिसऑर्डर है इसमें। फादर के किसी भी जीन में PKU नहीं है, नॉर्मल है एकदम फादर। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर मदर का नॉर्मल जीन जाता है, ठीक है, और फादर के तो दोनों ही नॉर्मल है तो बच्चा नॉर्मल होगा एकदम, ठीक है। मदर का नॉर्मल जीन गया, फादर का तो दोनों ही नॉर्मल है, बच्चा नॉर्मल है। मदर का नॉर्मल जीन का मतलब डोमिनेंट की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो डिसऑर्डर होता है वो रिसेसिव जीन में होता है। नॉर्मल जीन गया, फादर का भी नॉर्मल गया, नॉर्मल हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरे केस में क्या है, मदर का रिसेसिव जीन गया और फादर का नॉर्मल था, तो यहाँ पे बच्चा कैरियर बन गया इस जीन का, इसको कुछ होगा नहीं, बच्चे को PKU होगा नहीं, प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन ये कैरियर बन जाएगा। चौथे केस में मदर का फिर से रिसेसिव जीन गया और फादर का नॉर्मल गया, तो इस केस में भी बच्चा कैरियर बन जाएगा उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर का।
तो 4 में से 2 बार चांसेस ऐसे होंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन वो उस चीज़ का कैरियर बन जाएगा, वो आगे ट्रांसमिट कर सकता है अपने बच्चों में, ठीक है, पर उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो हो गया ऐसा केस जिसमें एक पेरेंट को था, दूसरे को नहीं था। अब ये वाला केस है जिसमें दोनों ही पेरेंट को है, दोनों के रिसेसिव जीन में है, क्योंकि ये डिसऑर्डर रिसेसिव जीन में ही होता है। रिसेसिव में यहाँ पे इन्होंने स्मॉल p को रिसेसिव दिखाया हुआ है और कैपिटल P नॉर्मल है। अब ये जो छोटा p है रिसेसिव वाला, इसमें वो PKU वाला डिसऑर्डर है। अब क्या होगा, मदर का नॉर्मल गया, फादर का भी नॉर्मल गया, बच्चा नॉर्मल है। मदर का नॉर्मल लेकिन फादर का रिसेसिव आ गया तो बच्चा कैरियर हो गया, जैसे ऊपर था एक नॉर्मल एक रिसेसिव में बच्चा कैरियर हो जाता है। तीसरे केस में मदर का रिसेसिव आया लेकिन फादर का डोमिनेंट आ गया नॉर्मल वाला, तो भी बच्चा कैरियर ही होगा। चौथे केस में क्या होगा, मदर का भी रिसेसिव आ गया, फादर का भी रिसेसिव आ गया। इस केस में बच्चे को PKU वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वो वाले जीन आ गए जो रिसेसिव थे, जिनके अंदर डिसऑर्डर था। तो इस तरीके से ये डिसऑर्डर ट्रांसमिट होता है। आपको मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ। मदर के डोमिनेंट जीन में कोई डिसऑर्डर नहीं है, रिसेसिव में डिसऑर्डर होता है। फादर के भी डोमिनेंट में नहीं है, रिसेसिव में डिसऑर्डर होता है। डोमिनेंट जीन जहां जहां पे गया और फादर का जहां पे डोमिनेंट गया वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहाँ पे मदर का डोमिनेंट आ गया, फादर का रिसेसिव आ गया, वहां पे बच्चा कैरियर बन गया लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं हुई। एक और जगह ऐसी थी जहाँ पे फादर का रिसेसिव आ गया और मदर का डोमिनेंट आ गया, तो भी वो कैरियर बना। जब एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो तो कैरियर होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर दोनों ही रिसेसिव आ गए जिसके अंदर डिसऑर्डर है, तो वो बच्चा भी उस बीमारी से इफेक्ट होगा। और जब तक दोनों नहीं आते रिसेसिव, तब तक वो सिर्फ उसको कैरी करेगा, आगे ट्रांसमिट कर सकता है, उसको इफेक्ट नहीं करेगी वो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से डिसऑर्डर्स भी हैं जो हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जो हमें आगे अपने पेरेंट्स से या उनको उनके पेरेंट्स से जो मिल जाते हैं जीन्स की वजह से। तो ये यहाँ पे इस तरीके से दिखाया हुआ है। तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा, इसको आप ध्यान से समझ लेना। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।